नमस्कार। इंडिया संदेश में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान और घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत में कोरोना की क्या स्थिति है, भारत में कोरोना अब किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, कितने आंकड़े आ रहे हैं और कैसी परिस्थिति में मजदूर हमारे जो पलायन कर रहे हैं, इन सब बातों को चर्चा करेंगे हम। इससे पहले आज सुबह की खबर है कि यूपी के औरैया में जो है 24 मजदूर जो है अपने घर जा रहे थे और ट्रक से हादसा हुआ, जिसमें जो है 24 मजदूर मर गए। और इसके अलावा एमपी में भी 5 मजदूर मरे हैं। देश में लगभग कई जगहों पे 2-3 जगहों पे घटनाएं हुई हैं, जिसमें से कई मजदूर मरे हैं। उन सब के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को प्रभु शक्ति दे, इस दुर्घटना में, इस आपातकाल में सहन शक्ति दे और वो इस घटना को जो है सह सकें, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। इसके साथ ही हम आप लोगों के सामने आ गए हैं, चर्चा करेंगे बहुत सारी खबरों पर जिस पे मीडिया नहीं चर्चा करती। आप लोगों को बहुत सारी खबरें हैं जो हम सबको अपनी भाषा में नहीं समझ आता, तो हम अपनी भाषा में अपने लोगों को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि किस खबर का क्या है पूरा मायना, कैसे क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि उन्होंने आज चौथे दिन जो हमारा अभियान है प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके चौथे दिन उन्होंने कुछ नए ऐलान किए हैं, जिसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं उनको लेकर के सबसे बड़ा जो ऐलान है उनका, वो कोल माइनिंग को लेकर के, यानी कोयला खदानों को लेकर के है कि कोयला खदानों पे पहले भारत सरकार का पूरा एकाधिकार होता था, जिसको अब वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार का एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है और इन कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो रोजगार मुहैया कराएंगे और अधिक से अधिक जो है कोयला की खनन हो सकेगा और जिससे कि देश में अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़े और उन्हें मजबूत करें। इसके अलावा मैं बता दूं कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश में 6 हवाई अड्डे पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे, जिनको लेकर के वर्ल्ड क्लास व्यवस्था की जा रही है, दुनिया की विश्व स्तरीय व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने एविएशन के क्षेत्र में ऐलान किया है, उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में जो मेड इन इंडिया है उसके तहत हथियारों के निर्माण की बात कही है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है आपको बता देते हैं कि जो हमारी कोल माइनिंग वाली खबर है, इसको लेकर के जो बहुत बड़ी बात हो रही है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। सरकार जिस तरह से बहुत सारी कंपनियों को, देश की जो प्रमुख कंपनियां हैं उनको प्राइवेट कर रही है, उसको लेकर के लोगों में बहुत सारे कौतूहल हैं कि सरकार किस योजना, किस ढांचा के तहत ये सब काम कर रही है। लोग समझने के लिए परेशान हैं। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कोरोना को लेकर के। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कल यानी कि शुक्रवार को देश में कुल 4000 नए मामले आए थे और लगभग 122-25 के आसपास लोगों की मौतें हुई हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कि देश में आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और हम सब देख रहे हैं कि देश में जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है कि हमारे देश के जो मजदूर हैं, निर्माणकर्ता जो हैं, जो हमारे देश का निर्माण करते हैं, वो लोग आज पलायन कर रहे हैं शहरों से। और जिस परिस्थिति में वो पलायन कर रहे हैं वो हम सब से देखा नहीं जा सकता। वो बेहद दर्दनाक स्थिति में पलायन कर रहे हैं। उन्हें जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें खाने की और उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में जो है मारे जा रहे हैं। इन सब को लेकर के बहुत देश के लोगों में सब में चिंता है कि कैसे सरकार कर रही है, ऐसा कैसे कर रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जो है आज इसी के तहत जो है औरैया में, यूपी के औरैया में जो बंगाल और यूपी और झारखंड के मजदूर थे, बिहार की जो मजदूर थे, ट्रक से जा रहे थे, इस सुबह हादसा हुआ और 24 लोग मर गए। जिसके अलावा जो है एमपी में भी हुआ था घटना और बहुत सारे
रोज मामले आ रहे हैं। इसको लेकर के वित्त मंत्री यानी सॉरी पीयूष गोयल ने जो है ट्वीट करके कहा है कि हम सब जो है इस घटना से बहुत दुखी हैं और हम पूरे प्रदेश से अपने अपने प्रदेशों से ये मांग करते हैं कि वो रेल चलाने की मांग करें और अपने अपने प्रदेशों में रेल को ले जाएं और नागरिकों को सुरक्षित ले जाएं। इसके अलावा आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं और आंकड़े भी देश में बढ़ रहे हैं। तो हम गौतम सर से बात करेंगे और आएँ और हमें बताएं कि जो है देश में किस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, देश में जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में आप देखें तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, उसका एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारत ऐसे देश में देखिए अब क्योंकि गांव तक में अब पहुंचने लगे हैं कोरोना, तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि गांव में अगर कोरोना फैल गया तो बड़ा मुश्किल होगा। जितने भी प्रवासी जा रहे हैं उसमें हो सकता है उनमें कई लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक रिटेमली अटेंडम उन्होंने 1900 लोगों पे किया था जो प्रवासी गए हुए थे, उन पे कोरोना टेस्ट किया गया था। उसमें 148 लोग ऐसे पाए गए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति। देखिए, बिहार जिस तरीके से अभी एक नया हब बनते जा रहा है, आज भी जिस तरीके से बांका, भागलपुर, पहले वहाँ बहुत कम हुआ करते थे। अभी रिसेंटली देखिए बांका ऐसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 33 हो चुका है, वहाँ पे आज 18 मामले आए हैं और भागलपुर में खैर कल से कोई मामले नहीं आए हैं। इस तरीके से देश के हर एक क्षेत्र में आप जाके देखिए। महाराष्ट्र अभी तक देखिए पूरे भारत में सबसे टॉप पे है, वहाँ लगातार हज़ारों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं। कल जिस तरीके से 3972 मामले भारत में आए, उसके बाद 100 कुछ मौतें हुई। तो ये चीज़ें बड़ा दयनीय होते जा रही कि हम इतना लॉकडाउन के बाद भी हम सफलता नहीं पा रहे। हाँ, एक चीज़ ये रहा है कि हम लगातार जो हमारा कोरोना का जो रेट है जिस तरीके से डबलिंग होता है उसमें हम बहुत पीछे हैं। जहाँ अमेरिका में 2 से 4 दिन में हो जाता था, हम 10 से 12 दिन में हो रहे हैं डबलिंग। ये एक फ़ायदा है हमारे यहाँ, लेकिन चीज़ें बढ़ रही है, घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। क्योंकि घटना चाहिए था, ये नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जो है हमारा लॉकडाउन हम सही से उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ घटनाएं हो रही है, जैसे मज़दूर लगातार पलायन करते जा रहे हैं। आज की घटनाएं थी कि औरैया में ट्रक में धक्का लगा और वहाँ से टोटल 24 मज़दूर मारे गए। उनमें से 12 जो हैं वो झारखंड के थे। उसके बाद और जो 12 थे उसमें बिहार और बंगाल के थे। इसके अलावा कई घायल हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक ट्रक पलटी खा गया जिसमें से 5 मज़दूर मारे गए, जिनकी मौत हो गई। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो भारत के निर्माता हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि आज जो हमारा था कि जो पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो घोषणा किया था, उसमें आज चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री। उसमें उन्होंने जिस तरीके की बातें की, 6 सेक्टर पे उन्होंने ध्यान दिया और कल इसका अंतिम चरण है जो कल 11 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो देखिए अमेरिका में 14 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं, वहाँ 88,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके अलावा रसिया देखिए 2.5 लाख पार हो चुका है, वहाँ पे भी 10,000 से ज़्यादा मौतें लगभग हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम पूरे दुनिया वाइज में देखें तो बड़ा ख़राब स्थिति है। हम पाकिस्तान की बात करें, अपने सहयोगी मुल्क की, तो पाकिस्तान की स्थिति अभी 38,000 से ज़्यादा वहाँ हो चुके हैं पॉजिटिव केसेस। बांग्लादेश की स्थिति 20,000 से ज़्यादा हो चुका है, 21,000 के करीब है। हम अगर जहाँ सटे नेपाल की बात करें तो नेपाल 278 के करीब है, लगभग मोटा मोटी 300 के करीब नेपाल पहुँच चुका है। वहाँ पर कल पहला मौत हुई थी नेपाल में। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए जिस तरीके से कोरोना लगातार पाँव पसार रही है और जिस तरीके से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उस पर राहत पैकेज जो है उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की दी है। उसमें जो है कि हम जो उनका जो था कि हम भारत में खुद का प्रोडक्शन करें और हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर हम बात करें और अगर दुनिया लेवल पे देखें तो एक बातें ये रही कि अमेरिका जो है भारत को वेंटिलेटर देने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने आज वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि हम भारत को वेंटिलेटर देंगे और हम भारत और हम मिलके इस जंग को जीतेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक अमेरिका के ही एक मेडिसिन कंपनी उन्होंने दावा किया है कि हमने वैक्सीन बना लिया, 100% हमने वैक्सीन बना लिया है
और वो हमने उसका चेक भी कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि उन्होंने ये ऐसा कहा है, लेकिन अब इस पर कितना सच्चाई है ये अभी पूर्णतः सामने नहीं आ पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए चाइना पे लगातार तो पूरे दुनिया उनसे खफा है ही, और अमेरिका और चाइना के बीच लगातार दूरियां भी बढ़ती जा रही है। हाँ अनिल कुछ खबर जैसे लेके आए मैं हुए हैं। बता रहा था हाँ कि आप अमेरिका की बात कर रहे थे प्रधान। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है कि हम भारत को जो है वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर दे रहे है हैं, मुफ्त में मुफ्त देंगे, में दे रहे हैं। जिसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री उनका धन्यवाद धन्यवाद कहा। हाँ। और उसको लेकर के कहा कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आएगी और हम सब मिलके पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी तक अमेरिका के ऑफिशियल ने, अमेरिका के ऑफिशियल जो सरकार मतलब कि जो ऐलान करते हैं, उन्होंने बताया नहीं है कि कितने दान करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने दान करने की बात कही है, जिसको लेकर के एक अच्छा लिया जा रहा है। जिस तरह भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा थी उन्होंने भारत को अमेरिका को दिया था, उसको लेकर के भारत अमेरिका जो है भारत को दे रहा है, मदद कर रहा है। इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक तरह से दूसरे का सहयोग, एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये चालू है। और ये देखिए ये आने वाले दिन में जिस तरीके से भारत ने मेडिसिन पूरे दुनिया को दिया, अमेरिका अकेला नहीं था, अमेरिका के अलावे फ्रांस को दिया गया, जापान को दिया गया, और भी 30 कंट्री को दिया। भारत ने लगभग हर एक देश को दिया। तो वो उसका एक अगर है। हम सर बात करें कि कोरोना को विश्व के लेवल पे क्या है, तो अभी हम देखेंगे कि चाइना से हम आगे निकल चुके हैं। हाँ हम 86,000 के साथ अभी चाइना को पीछे और छोड़ चुके हैं। अभी हमारे आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। और हमें लगता है जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं अपने गाँवों में, तो ये मामला अब शहरों से निकल के गाँवों में पहुंचेगा। और गाँवों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मिर्जापुर में मामले आ रहे हैं। मिर्जापुर में अब तक 10 मामले हो चुके हैं, जौनपुर में हो गए, भदोही में, बनारस में, बरेली। आप इसी तरीके से बिहार के भी छोटे-छोटे बहुत सारे मतलब इधर पूर्वांचल बेल्ट के, क्योंकि ज्यादातर लोग मुंबई रहते हैं, जो ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, अब वो गांव की ओर जब मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा यही उभर के आ रहा है कि वहाँ कोरोना की संकट बढ़ते जा रही है। सर ये संकट जैसे बढ़ रहा है, उसको लेकर के हम गांव वालों को कैसे कहें कि कैसे लोग अपना बचाव करें। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, लोगों को देख रहे हैं। आप देखिए, आप घर में रहिए, जरूरत हो तभी बाहर, और जो भी गांव से आ रहे हैं उनको कहिए कि वो करें, चाहे वो गांव का स्कूल हो, क्योंकि लगभग हर एक गांव में स्कूल है। आप गांव से बाहर ही होता है स्कूल, 200-400-500 मीटर की दूरी पे स्कूल हो रहती है। आप उस स्कूल में उनको क्वारंटाइन करें, वहाँ पे पूरा सुविधा दें, तो ये सबसे बेटर होगा। इससे सर अभी क्या है कि मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ। अभी मेरे गांव से भी, मेरे शहर से भी मेरे गांव गए कई लोग, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बता रहे हैं कि लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोग क्वारंटीन हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। लेकिन सर मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें ये समझ में आता है, जिसे पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि जो लोग फिर अपने कार से गए, अपनी बाइक से गए, पैदल चल के जा रहे हैं, उनको तुरंत नहीं हो रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद उनके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि आप भी अगर ट्रक से आए हैं, आप भी बाइक या कार से आए हैं, तो आप भी समझिए कि आप बचे नहीं हो, आप कोरे कागज की तरह साफ नहीं हो, आपके ऊपर भी शंका हो सकती है। इसके लिए आप क्वारंटीन हो जाओ। इसके लिए सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, आपके परिवार का, आपके गाँव का, आपके शहर का फायदा होगा। इससे जो है एक माइंड प्रेशर जो होगा वो नहीं होगा। सेफ रहिएगा। इसके अलावा आप पूरे समाज को सेफ रखिएगा। आपका पूरा फैमिली बचा रहे। कौन चाहता है कि मेरे कारण मेरा फैमिली, मेरा समाज पूरा बर्बाद हो जाए? तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जो भी लोग भाग जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से, ये बड़ा गलत है। आप घर पे रहें, सेफ रहें, और आप क्वारंटाइन अगर आपको किया गया तो आप क्वारंटाइन में रहें बाकायदा। आप 14 दिन गवर्नमेंट ने किया, अब शायद 14 से 21 दिन भी बढ़ने वाला है। अभी एक मामला फिर सामने आ रहा है यहाँ पे, जैसे आप कह रहे हैं कि 14 दिन रहें, लोग 14 दिन नहीं रहे, एक हफ्ता रह के भाग आ रहे हैं अपने परिवार के चक्कर में। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप लॉकडाउन के दौरान अगर शहर से घर गए हैं, तो आप उसकी अपनी रक्षा कीजिए, अपने गाँव वालों की रक्षा कीजिए। इससे क्या है कि गाँव में अभी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, बहुत सारे लोग जानकार नहीं है। अपनी घर से शहर से कोई प्यार से अपने घर बुलाते, कहीं बेटा तू घर आ जा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप तो जागरूक हो, आप समझदार हो, तो आप उन्हें समझाओ कि नहीं, मैं लॉकडाउन में क्वारंटाइन होके पूरा करके तब आऊँगा। इससे जो है वायरस फैलने का डर कम हो जाएगा। इसके साथ ही सर मैं जागरूकता के लिए बता दूं लोगों को
कि भारत सरकार 2 तरीके से काढ़ा और एक आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा जो है वितरित करवा रही है। अगर हो सके तो आप सब इन दवाओं का यूज करें, काढ़ा पिएं दिन में 3 बार, और इस एल्बम आर्सेनिक एल्बम 30 का जो है आप सेवन करें दिन में 3 बार। इससे जो है आपकी जो लोग इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और हो सके कि आप कोरोना से लड़ सकें। जरूरी नहीं कि आपको हो तब खाओ दवाई, इससे पहले खाओ ताकि हो ही ना। इसके लिए हम सब जागरूक हो, हम सब मिलकर करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वही है ना कि सुरक्षा ही बचाव है, तो आप सुरक्षा खुद लीजिए, प्रिकॉशन बरतिए, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो भारत ऐसे देश में क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से लोग आज के टाइम में कि वो उनको बड़ा हल्का लग रहा है, गांव के लोगों को लग रहा है यार ये कुछ नहीं है, ये शहरों का ही बीमारी। देखिए जिस तरीके से गांव में फैल रहा है, अब तो आपको समझना होगा कि ये शहरों में अब नहीं रही, ये गांव पहुंच रहा है। और गांव अगर एक बार फैल गया तो आप यकीन मानिए कि हम संभाल नहीं पाएगा। भारत बहुत बुरा हो जाएगा सर, भारत की पूरी गवर्नमेंट कभी भी नहीं संभाल सकती इसको, इतना आप समझ लीजिए। हेल्थ सेक्टर भारत में इतनी खराब है, इतनी स्थिति खराब है। इटली अमेरिका जैसे देश जब बर्बाद हो गए, इससे तबाह हो गए, तो भारत कहाँ टिकेगा? आप इस चीज को समझ सर अगर मैं बताऊं कई लोगों को कि जो है कि भारत जिस तरह से अगर शहरों में ये हाल है, इतने मामले बढ़ रहे हैं। आप नोएडा जैसे एनसीआर के क्षेत्र की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर भी हर रोज 1-2 मामले आ ही जा रहे हैं। अब तक कि यहाँ पे बहुत सारे मामले आए हैं। लेकिन मैं बताऊं अगर गांव क्षेत्र में हुआ तो वहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है। श्याम सुंदर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि खूब गर्म पानी पीजिए। हाँ, और इन्होंने बोला हल्दी में दूध डाल के पीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि हल्दी में दूध डाल के पिए और गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हम नॉर्मल पानी ना लेते हुए हम गर्म पानी लें, ठंडा पानी तो हम ले ही ना, गर्म पानी का यूज करें तो इसकी जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। अभी जो है जो बता रहे हैं भाई साहब कि दूध और हल्दी लेने की बात, ये तो बहुत पहले से लेते आए थे। भारत सरकार भी इसे लोगों को प्रमोट कर रही है कि आप हो सके तो दूध हल्दी लीजिए, इससे जो है आपके इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपको सर्दी और जुकाम जल्दी नहीं पकड़ेगा। ये अच्छी बात है। गौतम सर इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि ट्रेन का जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी भी लोग जो है अवैध तरीके से जा रहे हैं। हम कह सकते अवैध हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर के सीएम योगी ने जो है अभी अपने राज्य में लोगों को कहा है कि अब सारे डीएम को उन्होंने बैठाया और सबसे चर्चा की। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी जिला हो उसमें किसी को भी अवैध गाड़ी से न चलने दिया जाए। यानी कि उनके लिए वहां का जिला प्रशासन गाड़ी मुहैया कराएगा, आप किसी अवैध ट्रक या स्कूटर या बाइक या पैदल ना चलिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने हम ऐसा कह सकते हैं कि योगी सरकार जो कुछ कहती है थोड़ा बहुत उसे करती है, इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए। देखिए हमें अपने सरकार पे विश्वास करना भी चाहिए। अगर आप सरकार पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो किस पे करेंगे? तो किस पे कीजिएगा आप? क्योंकि सरकार हमारी बेहतरी के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। शायद थोड़े से देर हो सकती क्योंकि इतना जटिल देश है अपना, इतने लोग प्रवासी मजदूर हैं कि उनको घर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये भी कि वो सब्र कब तक करें, क्योंकि उनको भी खाने का नहीं है, पैसे नहीं है, बार बार उनके मकान मालिक जो वो किराया मांग रहे हैं। तो ऐसे हालात में वो सब्र भी कैसे करें? कई ऐसे वीडियो आते हैं कि वो 4 दिन से 5 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। आप उनके बारे में जरा सोचिए कि जो 5 दिन से खाना नहीं खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, क्या स्थिति होगी? सर अभी आप चप्पल की बात किए तो मैं बता दूं सर कि जिस तरह से चप्पल वाले मामले सामने आए, लोग चप्पल टूट गए, पैदल चल रहे हैं, तो इसको लेकर के प्लास्टिक के बोतल पैर में बांध के चल रहे हैं, इससे छाले पड़ गए। बहुत सारे दयनीय स्थिति देख नहीं सकते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन सर अब बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक लोग खाना के साथ चप्पल भी बांट रहे हैं। ये अच्छी बात है, उनका अभिनंदन करना चाहिए हमें। ये भारत की बहुत बड़ी बोलिए जीत है कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, वो जिस तरीके से सामने आके लोगों की खाने का हो, उन्हें या एक से दूसरे जगह ड्रॉप करने का हो, उन्हें चप्पल मुहैया कराने का, वो सारी चीज़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, उनके पास खाने पीने का नहीं। लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि आप खाना खाएं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमें खाना मिल रहा है। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें खाना मिल रहा है। मतलब रास्ते में लोग इतने खाना दे रहे हैं कि हम लोग को खाना मिल पा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास रहने के लिए चीज़ें नहीं, पैसे नहीं, हम लोग घर कैसे जाएं? कईयों ने कहा कि अब तो ट्रेनें चालू हो गई है, आप टिकट कटा सकते हैं। तो उनका कहना डायरेक्ट है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास 4000 रुपये होंगे तब तो हम टिकट कटाएंगे। रुपये नहीं है, हम 4000 की बात कहाँ से करें?
तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको बराबर इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप बात कीजिए, उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालिए। पीयूष गोयल जो हैं रेल मंत्री, वो बार बार करें कि स्टेट गवर्नमेंट हमें मांग तो करें कि हमको उनको कितना ट्रेनें चाहिए, वो हम कह रहे हैं, ट्रेनें ये बात उन्होंने मुहैया ट्वीट की है। कराएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल कहे कि हमें 100 ट्रेनें चाहिए तो हम 100 ट्रेन उनको डेली दे देंगे। लेकिन तो सर उनका भी कहना एक जगह सही है, क्योंकि अगर हम अपनी सामान अपनी चीज किसी को दे रहे हैं तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही किसके पास है। ये बात सबसे अहम होती है कि सरकार की सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसे यूज करने की जो अब एक सबकी जागरूकता होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए सारे जितने भी देश के नागरिक हैं उस सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनके और स्टेट गवर्नमेंट के जो बैठे हुए मुखिया सबके होती है, ये इन दोनों के हैं। लेकिन तो दोनों को समझना पड़ेगा ना सर। समझ के एक बीच का रास्ता आप निकालिए ना। आप बार बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों करते हैं? ये टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिक्स करने का नहीं है। ये टाइम है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी अपने हैं, उनको कैसे घर तक पहुंचाएं। राजनीति आप इसके बात करते रहिएगा, लेकिन सर आप देख रहे हैं कि अभी जो है प्रियंका गांधी ने जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके मांग की है कि हमें योगी सरकार ये अधिकार दे कि हम राज्य में 1000 बसें चला सकें। यानी कि वो राज्य सरकार को न्योता दे रही है, कह रही है कि हमें अधिकार दे और पार्टी जिसकी जिम्मेदारी लेती है 1000 बसें चलाएगी, ऐसा उनका कहना है। इससे पहले भी कांग्रेस जो है रेल का किराया देने की बात कही थी। इससे पहले भी देखिए बिहार में जो है आरजेडी के जो थे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव ने कहा था नीतीश जी को कि हम 2000 बसें दे रहे हैं, आप प्रवासी मजदूर को लाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बसें नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हम बसें मुहैया करा रहे हैं। देखिए ये एक अच्छा कदम है। अगर इस तरह से पूरा नहीं हो रहा है तो सबको को मिल के, अभी आप राजनीतिक द्वेष को भूल जाइए क्योंकि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। प्रवासी मजदूर को कैसे सुरक्षित उनको घर तक पहुंचाएं। दूसरी बात ये कि उनको कोरोना फैलने से रोकें। जब हम उनको जल्दी पहुंचाएंगे तो शायद कोरोना फैलने से उनको रोक भी सकते हैं, क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से कहीं भी वो रुकते हैं, पता नहीं जहाँ पे वो रुक रहे हैं वहाँ कोरोना पॉजिटिव जगह है या नहीं है। अगर हम उनको सही तरीके से घर तक पहुंचाएंगे तो वो भी सेफ रहेंगे और भारत भी सेफ रहेगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अभी हमारे देश में कोरोना के जो राज्य हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर मुंबई है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु हो गया 10,000 मामलों के साथ, गुजरात पे है, उसके बाद फिर आपका दिल्ली आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं। उसके बाद तो फिर राजस्थान अगर हम देखें तो ये सब हॉट स्पॉट एरिया है और यहाँ से सबसे ज्यादा लोग यूपी, बिहार और झारखंड जा रहे हैं। अभी पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि जो है भारत सरकार की जो रेल है वो 80% जो अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं वो 80% ट्रेनें यूपी, बिहार और झारखंड में जाके समाप्त हो रही हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं यूपी, बिहार और झारखंड के लोग पूरे प्रदेश में किस तरह से फैले हुए हैं। यानी कि ज़्यादातर निर्माण कार्य जितना है, चाहे वो कंपनियों का हो, चाहे पुल का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई युवा है, कोई कर्मचारी है, कोई अगर लेबर है तो यूपी, बिहार और झारखंड के हैं। ये हम कह सकते हैं सर। इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर के हर किसी को अपनी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए अगर जहाँ कोई पार्टी हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो इस तरह की मांग करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिल के उस पार्टी को भी उस चीज़ों के लिए कर देना चाहिए। क्योंकि राजनीति देखिए आप पीछे करते रहिएगा, ये टाइम राजनीति का नहीं है। हम सब मिल के प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक कैसे पहुँचाएं ये सोचने की बात है। कई लोग तो कितने तो ऐसे मामले आ रहे हैं कि घर जाते जाते पैदल चलते चलते कईयों की मौत हो गई, कई बच्चे मर गए। तो ये चीज़ें हैं, हम उन मौत को कैसे रोकें। हमें तो ये भी लगता है कि जितना हम कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा आदमी जो 1200-1300 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, आप उनके बारे में सोचिए। 8 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे वो पैदल चलते जा रहे हैं, ठेला उनके पैरों में पूरा जख्म होते जा रहा है। तो ये चीज़ों को हमें सोचना होगा। हमें राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ के हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इन सबको घर तक पहुँचाएँ। ये सबसे बड़ी बात है। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है देश में तो ये चिंतनीय तो है ही। इसके अलावा गांव में लगातार ये अपना पैर पसारते जा रही है। अब ये हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत दुखद हो सकता है क्योंकि हम ऐसा नहीं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन सर यूपी, बिहार और झारखंड, मुंबई और तमिलनाडु का स्थान ले सकता है आने वाले समय में। देखिए बार बार जिस तरह से चाइना का हमने पीछे छोड़ दिया और चाइना में जो तबाही हुई उसे सबने देखा है। चाइना के बाद स्पेन की जो तबाही उसे सबने देखा है, इटली की जो तबाही सबने देखा, सबको ही देख रहे हैं। लेकिन
इसके बावजूद अब रसिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, रूस जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है सर। इसके बावजूद जो है लोग अभी भी लॉकडाउन के नियमों को हल्के में ले रहे हैं और वो लगातार जो है कर रहे हैं अपने मन की, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो हम सब के लिए भयावह होगा। हम सब अपने घरों से नहीं निकल सकते। आप समझ सकते हैं, अगर आप गांव में पहुंचे हैं, आपका गांव आप पॉजिटिव आए हैं अगर, तो आपके पूरे गांव के लोगों को परेशानी होगी। वो तो है ही। इसके अलावा आप एक चीज देखिए कि अगर जहाँ बड़े बड़े शहरों में इतना मेडिकल व्यवस्था होते हुए भी अगर लोग यहाँ नहीं संभल पा रहे, तो गांव में अगर ये स्थिति हो गई तो आप कहाँ से संभाल पाइएगा? ना तो वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ आपका सही से एम्बुलेंस व्यवस्था है, कोरोना चेक करने के लिए सही से लैब है, क्योंकि वो तो होगी तो शहर में होगी। अगर हम जौनपुर की बात करें तो उसका बनारस में रिपोर्ट आने में जाने में समय लगेगा। और उतने टाइम में तो पता नहीं कितने लोग फैल चुके होंगे, कितने लोग अपना जान गंवा चुके होंगे। ये सारी चीजें, वेंटिलेटर की वहाँ व्यवस्था नहीं होगी, कई चीजें हैं। हमें इस चीज को देखना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम देश को कैसे निरंतर चलाते जाएं। इन सब की बातों को लेकर अगर हम देखें तो गांव वालों को, हम सबको ये बात करनी चाहिए कि अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें और उसके द्वारा जो बताए गए दिशा निर्देश उसको पालन करें। और उनमें जो है जो काढ़ा बताया गया है, जो आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई बताई गई है, इन सबको जितना हो सके उतना उपयोग करें। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम सब बचे रहेंगे। ये सबसे अच्छा उपाय होगा। आप जो बोल रहे हैं आरोग्य सेतु, गांव में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ सर, जो शहरों से जा रहे हैं, और शहरों से जाने वाले भी कई ऐसे मजदूर हैं जिनके पास फोन नहीं है। जी आपकी बात मान सकते हैं सर, बात आपकी है। इन चीजों से देखना होगा कि हम कैसे इन लोगों के, लेकिन फिर भी सर बहुत सारे लोगों से बचा जा सकता है। बहुत सारे लोगों के पास है मोबाइल, तो हम कह सकते हैं चाहिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मिनिमम चीजें हम कैसे उनके पास पहुंचाएं, जिससे कि उनकी भी जिंदगी चल सके, वो कम से कम जी तो सके। क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं होगा, आदमी के पास रहने की व्यवस्था नहीं हो, तो कैसे सर जिस तरह से औरैया वाला मामला आया है, देख रहे हैं आप, इससे पहले भी जो है हादसा हुआ था ट्रेन वाला, आप देखे थे कि ये सब किसकी लापरवाही है। यहाँ पे हम अगर देखने जाएंगे सूक्ष्म तौर पे, एकदम मतलब कि नीचे स्तर पे जाएंगे, तो यहाँ हम किसी को जवाबदेह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक जवाबदेही होती है सरकार की, गवर्नमेंट की, हम सब की नहीं ले सकते। लेकिन जवाबदेही आप इस बात की तो ले सकते हैं कि आपने खाना तक मुहैया नहीं कराया। देखिए इन सब की जवाबदेही हम दे सकते हैं। रेल मंत्री, उन्होंने एक इंटरव्यू के तहत चैट में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमने देश के हर एक व्यक्तियों को खाना पहुंचाया। लेकिन हकीकत क्या है? अगर देश के हर एक व्यक्तियों के पास खाना पहुंच चुका होता तो जो आज ये मेले लगे हुए हैं रोडों पे, ये नज़र नहीं आती। आज जो लोग भूखे हैं वो ये नहीं कहता, 4 साल के जो बच्चे जो कहते हैं कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया या 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो ये चीज़ें आज नज़र नहीं आती। हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। अधिकारी ने हमें कहा हम उस पर बयान दे देना, ये सही नहीं है। क्योंकि आपको ज़मीनी स्तर से जुड़ना होगा, पता करना होगा कि हकीकत में क्या है, स्थिति क्या है। हमने बस आदेश दिया, हवाई में वो आदेश गया। हमें सर बहुत सारे अधिकारी हैं, उन्होंने आके बताया कि हाँ ये सारी चीजें हो गई है, लेकिन हकीकत क्या होता है जमीनी स्तर पे तो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। हमें जमीनी स्तर पे देखना होगा। जब तक हम जमीनी स्तर पे उतर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोरोना से हम नहीं जीत सर। इसी की बात लेकर जमीनी स्तर की बात करें अगर हम, तो अभी आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी जो है जमीन पे उतरे हैं और लोगों से जाकर के मिले हैं, उनका हालचाल जाने हैं। दिल्ली की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से ये मांग किया है कि मजदूरों को, गरीबों को, जो लोग प्रवासी भारतीय मजदूर हैं, उन सबको जो है तुरंत तत्काल पैसे की मुहैया कराई जाए। ये बहुत अच्छी चीज है सर, क्योंकि अभी जितने भी ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस दर्शा रहा है कि इसे आने में 1 से 1.5 साल लग सकती है, लेकिन जरूरत अभी है। तो हमें इन चीज़ों के अलावा थोड़ा ऐसा पैकेज हो जिससे कि राहत तुरंत मिल सके, क्योंकि लोगों की भूख अभी है, ना कि 2 साल बाद। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना होगा सर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है, अगर हम बात करें कि जो है कि अभी सीबीएसई को एग्ज़ाम की डेट को लेकर के अभी आया था कि जो है कुछ दिन में ऐलान करने वाले, लेकिन उसने बढ़ा दिया है। अब सोमवार को नई डेट आएगी कि उसके एग्ज़ाम कब होंगे। इसके अलावा सर मैं बता दूं, हवाई अड्डों को लेकर के जो है वित्त मंत्री ने 6 हवाई अड्डे की बात की है, नए 6 हवाई अड्डे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पे होगा ये सारा काम। इसके अलावा बहुत सारे ऑटोमेटिक हथियार की बात की जा रही है कि उसमें हाँ ये सारे जो होंगे वो सारे मेड इन इंडिया होंगे। अच्छी बात ये कि उन्होंने जो आज कहा कि ये सारे चीज़ हम खुद बनाएंगे, ना कि हम किसी देश से परचेज करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं,
श्यामवीर जी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के 3-4 वीडियो मैंने सुनी, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। हाँ, वो अभी ठीक बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो बार बार बोल रहे हैं कि हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे, उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, ये टाइम राजनीति का नहीं है, ये टाइम मैं बस एक सुझाव दे रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस सुझाव को ले सकती है। जी जी, श्यामवीर जी कह रहे हैं कि मजदूरों को नकदी देना बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपकी बात और हमारी बात, हम सब की बात यही है कि क्योंकि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें नकदी दी जाए तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है सर, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम नकदी दे देंगे, लेकिन वो नकदी हमें कैसे मिलेगी वापस? यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है कि अगर सबको खाते में दे दिया जाता ठीक है, लेकिन उस पैसे का रिकवरी कैसे होगा? यहाँ पे ये भी बात है सर, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। बात आपके ये भी तो आती है कि आपने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति को आपने पैसे दिए, कोई 10,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़ रुपए जो आपके पैसे लेके भागे, तो उनसे आपने क्या सोचा था कि वो रिकवरी तो आपने सोच के रखा था? ये हमारे देश की, हमारे देश की हित में, क्योंकि वो हमारे देश के निर्माता हैं। अगर हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे तो देश का नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखना सर। एक बात ये है, हमारे देश का एक आश्चर्य है ना, ये है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा सब कुछ उन किसानों से, उन लोगों से पैसा वसूली करने के लिए उनके घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर देता है, जिनसे जो है 1,000, 2,000 या 20,000, 25,000 का जो है बकाया होता है। लेकिन हमारी सरकार उन भगोड़ों से, उन दिवालियापन डिफाल्टरों से, उनसे एक पैसा नहीं वसूल पाती। यहाँ तक कि वो देश छोड़ के चले जाते, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती, वो पता नहीं कर पाते कि वो देश में है भी या नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सरकार की, हमारे देश की, हमारे प्रशासन की। अगर ये बदलाव नहीं होगा तो सरकार से लोगों को भरोसा यूं ही उठता रहेगा, क्योंकि सरकार का जो, प्रशासन का जो रवैया वो बहुत भयंकर है। इससे लोगों में जो है आत्म असंतोष पैदा होता है कि सरकार के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें इतनी मुहैया नहीं कर पा रही कि हम 10,000, 20,000 बाकी हैं तो हमें कुर्की की नोटिस भेज दे रहे हैं। आप एक बात देखिए, और उन डिफाल्टरों को कोई नहीं पूछ रहा जो देश छोड़ के भाग गए, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, तमाम तरह के जो घोटाले करके। आप इस तरीके की चीजों को देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत के इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट डालने वाले यही तबके हैं जो आज पैदल घर जा रहे हैं। यही लोग जाते हैं अपने शहर से, अपने जो जहाँ भी ये पलायन करके रहे होते हैं वहाँ से ये अपना गांव जाते हैं, वहाँ जाके वोट डालते हैं। लेकिन जब जरूरत इनको पड़ती है गवर्नमेंट की, तो उस टाइम गवर्नमेंट शांत सो जाती है। अब देखिए ना, इस तरह से यूपी, बिहार, झारखंड के लोग जिस तरह से शहरों में फंसे हैं, क्या सरकार या प्रशासन या उनके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो अपनी व्यवस्था नहीं करवा सकते? लोगों को मंगा नहीं सकते? बिल्कुल करवा। अगर वो जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे, प्रधानी, पंचायत स्तर से अगर कुछ करें तो कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। जबकि उनके पास अच्छी खासी पैसे होती है, उनको विकास निधि मिलती है। उनके पास क्या है? उनके पास सारा चीज, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, लेकिन वो करना नहीं लेकिन क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है सर कि हमारे बहुत सारे जो नेता है वो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ से खत्म है, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। मैं कई ऐसे पढ़े लिखे नेताओं के बारे में बताता हूँ कि हुआ यूँ है कि किसी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने राहत पैकेज दिया, उस राहत पैकेज पे अपना नाम चस्पा करके खुद वो राहत पैकेज अपने नाम से मतलब अजीब वाली स्थिति है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, लेकिन उस पर क्या करेंगे, अपना नाम डाल के आप अपने हमारे से दीजिए। सर ये कौतूहल की बात है कि हमारे देश के राजनेताओं को सिर्फ राजनीति करनी आती है, आरोप प्रत्यारोप करना आता है, लेकिन उन्हें टेक्निकल बातें समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो करना नहीं चाहते, वो जानते ही नहीं, स्तर पे करना ही नहीं चाहते। उनका सीधा सा है अपना फायदा होना चाहिए, बस अपना खाता फुल होना चाहिए। अगर उन्हें कोई अधिकारी एक बार समझाता भी है, जो उनका पीओ होता है, जो उनका सचिव होता है मुख्य, वो समझाता भी है सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उसे कहता है कि तू राजनीति कर रहा है या मैं, तो वो अधिकारी शांत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिनको सिर्फ इसलिए तबादला कर दिया गया या उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो जमीनी स्तर की बात करते हैं। जमीनी स्तर की बात करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। ये चीज़ें रही है, आप इतिहास उठा के देखिए, जिस तरीके से कोई भी नेता अगर कोई ज़मीनी स्तर का है, कई ऐसे आपको IAS मिल जाएंगे जिनका बराबर ट्रांसफ़र होते रहता है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। गौतम सर, अभी एक खबर ये आ रही है कि देश में जो है कि एक तूफान आने वाला है, अम्फान, जो अम्फान तूफान आने वाला है, ये बंगाल से जो है होकर के आएगा। ये चक्रवाती तूफान है जिसको लेकर के केंद्र सरकार यानी मौसम विभाग ने जो है वो सभी तटीवर्ती राज्यों को अलर्ट कर दिया है।
और आप देख रहे होंगे कि इधर से चल के आएगा समुद्री इलाकों में होते, यानी कि बंगाल, उड़ीसा, आपका तमिलनाडु, इन सब के होते हुए जाएगा। तो ये एक खतरा मंडरा रहा है। हम उन्होंने कहा है कि चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से होकर आएगा और इसके मद्देनजर बंगाल के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। यह चक्रवात शनिवार की सुबह पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिण पश्चिम अलावा भी होते जो जिस हुए, तरीके से नासा ने दिया था कि 5 गुना जो है वो सूर्य की रोशनी वो कम हो हाँ गई सर, है। ये बात एक आई है सामने की, जो ये है भी सर आई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सूर्य भी लॉकडाउन की ओर है। तो ये चीजें, ये इस तरह की चीजें 1790 से 1830 के बीच में हुआ था। तो ये भी कई चीजें हैं जो लगातार किशोर रावत सर लिख रहे हैं कि एक पोस्ट डाली थी मैंने, 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा दिया जाए, पूरे देश में सब चीज़ें बंद और खाली यातायात खुला रहे, जिसको लेकर जाना आना चल सके। जी सर, आपने डाली थी, लेकिन उस पर बहुत सारे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उन सबको देखा जा रहा है, सरकार देख रही, सबको देख रही है, अपने तरीके से कर रही है। तो आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। इसी तरह हर रोज़ 8:30 बजे आप सब इंडिया संदेश पे आएँ और अपनी मन की बात करें, और हम अपनी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश। गुंजेश सर भी जुड़े हैं, हमारे किशोर रावत सर भी जुड़े, इससे पहले आशीष विष्ट सर जुड़े थे। आप सब महान भाव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।